शुरू करें साहब? ओके ओके। बस बढ़िया बढ़िया। हाँ, शुरू करें। मित्रों, कानून मंत्री का गैर कानूनी काम और उस गैर कानूनी काम पर एक महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग द्वारा कल दिए गए आदेश और टिप्पणी के बाद कांग्रेस पार्टी और केंद्र सरकार के पास कोई नैतिक अधिकार नहीं बचता कि वो किसी तरह का भी कानून मंत्री का और या केंद्र सरकार का बचाव करे। हमारी मांग है कि तत्काल कानून मंत्री इस्तीफा दें और यदि इस्तीफा नहीं देते तो प्रधानमंत्री देश के सामने स्पष्ट करें कि धर्म के नाम पर आरक्षण की आग लगाकर देश और उत्तर प्रदेश में बिखराव और टकराव का माहौल पैदा करने का जो षड्यंत्र किया गया था उसके पीछे वास्तविकता और सच्चाई क्या है। चुनाव आयोग ने जो फैसला दिया है और साथ ही साथ जो टिप्पणी की है वो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय साबित होगा, क्योंकि ऐसा मौका नहीं आया जब कानून मंत्री पर ही गैर कानूनी काम करने का आरोप लगा हो। धर्म के नाम पर आरक्षण की 9% आरक्षण की असंवैधानिक घोषणा करने के बाद कांग्रेस पार्टी लगातार अपने इस असंवैधानिक, अनैतिक और गैर कानूनी काम का बचाव करती रही और उसको लगता रहा कि उसकी ये राजनीतिक घोषणा उत्तर प्रदेश के चुनाव और अन्य राज्यों के चुनाव में उसको किसी तरह की मदद करेगी। और वास्तविकता तो ये थी कि इस घोषणा के पीछे वोटों की राजनीति के लिए उत्तर प्रदेश और देश के अन्य हिस्सों में जाति और धर्म के नाम पर गृह युद्ध कराने का भी षड्यंत्र था। मैं तो उत्तर प्रदेश के लोगों को बधाई देता हूं कि कांग्रेस की इस खतरनाक साजिश के चक्रव्यूह में वो नहीं फंसे और उन्होंने कांग्रेस की इस साजिश को रिजेक्ट किया है। मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की चुनावी चौपाल पर बाटला हाउस से लेकर बुखारी हाउस तक की जंग चल रही है और बाटला हाउस से लेकर बुखारी हाउस तक की परिक्रमा
एक खास वोटों को आकर्षित करने के लिए की जा रही है। समाजवादी पार्टी का बुखारी हाउस पर मत्था टेकने का कार्यक्रम और समर्थन लेने का ऐलान और देने का ऐलान, उसके बाद बाटला हाउस पर कांग्रेस पार्टी की चुहलबाजी। मैं इसके लिए चुहलबाजी कह रहा हूं कि अफसोस की बात है कि जिस कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में बाटला हाउस की आतंकवादी घटना के बाद पुलिस इनकाउंटर किया हुआ, उसके बाद एक पुलिस के अधिकारी को सम्मानित भी किया गया और उसके बाद उस पर सवालिया निशान इससे पहले भी कांग्रेस के एक महामंत्री ने खड़े किए थे और अब कानून मंत्री ने इस पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी जी को जब हमने बाटला हाउस कांड का चित्र फोटो दिखाया तो वो रो पड़ी। दिग्विजय सिंह जी कहते हैं कि वो रोई नहीं थी। तो अब इसका कि दिग्विजय सिंह जी सही कह रहे हैं या सलमान खुर्शीद साहब सही कह रहे हैं, इसका या तो स्पष्टीकरण श्रीमती सोनिया गांधी दें कि वो रोई थी कि हंसी थी, क्योंकि ये सवाल एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। और यह दोनों प्रमुख नेताओं की, एक कानून मंत्री और एक कांग्रेस पार्टी के महामंत्री, उनकी किसी झूठ पकड़ने वाली मशीन से टेस्ट कराया जाए कि किसने झूठ बोला किसने सच बोला। अगर कांग्रेस पार्टी ये जवाब नहीं देती तो फिर उसे बताना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी ऐसी किन किन घटनाओं और कांग्रेस की लीडर और कांग्रेस की अध्यक्षा किन किन घटनाओं के समय रोई हैं। क्या सन 84 का जो दंगा हुआ था उस समय भी उनकी आंखों में आंसू आए थे? क्या कश्मीर में अल्पसंख्यकों के साथ जिस तरह का वहशियाना और दरिंदगी भरा व्यवहार किया जाता है उस पर भी उनको दुख होता है, वो रोती हैं? या देश में जो आतंकवादियों के गोलियों का शिकार बेगुनाह होते हैं उन पर भी उन्हें दुख होता है और उन पर भी वो रोती हैं? मुझे तो अब कभी कभी कहने लगता है कि कांग्रेस पार्टी आतंकवादियों के मरने पर रोती है और बेगुनाहों और देश के लोगों के हत्याओं पर खुश होती है। क्योंकि आपको याद होगा कि ओसामा बिन लादेन जब मारा गया था तो सबसे ज़्यादा विलाप और सबसे ज़्यादा दुख हुआ था कांग्रेस पार्टी के एक महासचिव को, और उन्होंने कहा था कि ओसामा जी के साथ बहुत बुरा हुआ। और उसके बाद अब जो सवाल खड़े किए गए हैं चुनाव में, ये अपने आप में एक बहुत खतरनाक मानसिकता है। और मैं इस खतरनाक मानसिकता इसलिए कह रहा हूं कि आज उत्तर प्रदेश इसी मानसिकता के चलते सिमी, हुजी जैसे आतंकवादी संगठनों का एक बहुत ही सुरक्षित गढ़ बन गया है। इन 8 सालों में सिमी और हुजी जैसे आतंकवादी संगठनों ने उत्तर प्रदेश को अपनी सुरक्षित पनाहगाह और अपनी शैतानी गतिविधियों का केंद्र बना दिया है। और कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, इन्होंने अपने कहीं बोलने की तो बात दूर, घोषणा पत्र तक में ये जिक्र नहीं किया है कि अगर उनकी सरकार उत्तर प्रदेश में बनी तो सिमी जैसे, हुजी जैसे आतंकवादी संगठनों के साथ
उनका कैसा व्यवहार होगा। भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम उन ठिकानों को ध्वस्त करेंगे, उन ताकतों का सफाया करेंगे उत्तर प्रदेश और देश से जो कि देश की सुरक्षा और देश के सम्मान और स्वाभिमान के लिए चुनौती हैं। लेकिन इन पार्टियों ने इस बारे में किसी तरह का कोई जिक्र नहीं किया है। अभी आरक्षण को मजहबी जामा पहनाने की कोशिश हो रही थी और अब आतंकवाद को मजहबी सुरक्षा कवच पहनाने की कोशिश हो रही है। ये सारा कुछ वोट की सियासत के लिए किया जा रहा है। बाटला हाउस के मुद्दे पर यह गंभीर मुद्दा है। ये रोने और हंसने का मुद्दा केवल नहीं है। इस पर प्रधानमंत्री को आज ही देश के सामने स्पष्ट करना होगा कि उनके गृह मंत्री बाटला हाउस के मुद्दे पर जो कह रहे हैं वो सच है या उनके कानून मंत्री जो कह रहे हैं वो सच है। इस सरकार का स्टैंड क्या है, क्योंकि ये चुनावी परिक्रमा की बाटला हाउस की कोई परिक्रमा कर रहा है तो कोई बुखारी हाउस की परिक्रमा कर रहा है। समाजवादी पार्टी का आपने देखा ही है। तो ये केवल परिक्रमा से नहीं काम चलेगा। प्रधानमंत्री को अपनी चुप्पी तोड़नी होगी और स्पष्ट करना होगा कि इतनी बड़ी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा और उस मुद्दे पर उनकी ही सरकार के अंदर टकराव और उनकी सरकार के अंदर अलग अलग भाषा, उसके पीछे की मंशा और मकसद क्या है। क्योंकि सलमान खुर्शीद साहब ने एक बात और कही कि कैबिनेट ने जुडिशियल इंक्वायरी का निर्णय भी कर लिया था और वो जुडिशियल इंक्वायरी का निर्णय के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि किस जज को करना था उस जज का नाम भी तय कर लिया गया था। अब ये कैबिनेट में डिस्कस हुआ होगा। कैबिनेट की बात तो या तो प्रधानमंत्री स्पष्ट कर सकते हैं या खुद कानून मंत्री के रूप में उन्होंने कही दिया ये बात। तो कैबिनेट में जो बात हुई और जिस पर कोई निर्णय नहीं हुआ वो सार्वजनिक रूप से लोगों के बीच में कही जा रही है। इसका अर्थ अच्छी तरह से समझना चाहिए कि इतनी गोपनीय बात, इतनी संवेदनशील बात और इतने संवेदनशील मुद्दे पर अगर कैबिनेट के अंदर चर्चा हुई और वो जनसभा की चर्चा का विषय बनी तो कैबिनेट के अंदर क्या हो रहा होगा और कैबिनेट के अंदर हो रहे ऐसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद पर हो रही चर्चा को कहां कहां तक पहुंचाया जा रहा होगा। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल देश के सामने खड़ा हुआ है। आज एक मिनिस्टर ने कहा है कि राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश को रिमोट कंट्रोल से चलाएंगे। बहुत ही वरिष्ठ केंद्र सरकार के मंत्री हैं। मुझे इस पे कोई ताज्जुब इसलिए नहीं है कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश को 8 साल से रिमोट कंट्रोल से ही चला रही थी। इससे पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब भी रिमोट कांग्रेस पार्टी के हाथ में था और जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो भी रिमोट कांग्रेस पार्टी के हाथ में ही था। और उस रिमोट के तार इतने उलझे हुए हैं कि कहीं पर आय से अधिक संपत्ति का मामला है तो कहीं ताज कॉरिडोर का मामला था तो कहीं पर जो है वो NHRM का मामला है तो कहीं घोटाले हैं तो कहीं भ्रष्टाचार है तो कहीं लूट है। और इस लूट को इसी रिमोट ने 100% छूट दे रखी थी। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है क्योंकि रिमोट से सरकार चलाने की कांग्रेस माहिर हो गई है। क्योंकि केंद्र में भी जो सरकार चल रही है तो उस सरकार का रिमोट सुपर प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है। प्राइम मिनिस्टर के कमरे में तो सिर्फ टेलीविज़न का एक डिब्बा रखा हुआ है जिसे रिमोट से चलाता कोई और है।
मुझे लगता है कि जो केंद्रीय मंत्री की ये क्रांतिकारी घोषणा है, इस घोषणा को उत्तर प्रदेश के लोग अच्छी तरह से समझ भी रहे हैं और जान भी रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों को अब रिमोट वाली सरकार की ज़रूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश के लोग एक ऐसी सरकार चाहते हैं जो भ्रष्टाचार, घोटाले, आतंकवाद, अलगाववाद और जुर्म और लूट का खात्मा कर सके। इसलिए अब जुर्म और लूट का जो मेगा शो चल रहा था, मेगा रियलिटी शो, जिसको कि केंद्र सरकार यहाँ से और कांग्रेस पार्टी रिमोट से चला रही थी, अब उसके खत्म होने का समय आ चुका है। सेना प्रमुख के उम्र का विवाद निश्चित तौर से ये एक बहुत ही दुखद अध्याय है और केंद्र सरकार ने, जिसकी खुद की उम्र खत्म हो चुकी है और उत्तर प्रदेश और अन्य 5 राज्यों के चुनाव के बाद पूरी तरह से हताश और निराश और उम्र पूरी कर चुकी केंद्र सरकार ध्वस्त होने के कगार पर है, वो जिस मुद्दे को बंद कमरे में बैठ करके सुलझा लिया जा सकता था, उसको सरेआम और बाजार में विवाद का मुद्दा बनाया गया। इसके लिए शुद्ध रूप से, सीधे तौर से केंद्र सरकार और हम विशेष तौर से मैं कहूँगा कि प्रधानमंत्री जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी जिम्मेदार हैं, क्योंकि फौज को इस तरह से विवाद में घसीटना और छोटे विवाद को, जिसको कि बंद कमरे में बैठ करके उसका समाधान किया जा सकता था, उसको एक बड़ा रूप देना अपने आप में केंद्र सरकार की नीयत और केंद्र सरकार के काम करने के तरीके पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। तमाम तरह के विवाद, तमाम तरह की चीज़ें अभी तक तो देश के सामने आती रहीं, लेकिन ये जाते जाते इन्होंने एक इतना खतरनाक काम किया है जो फौज को भी इस तरह के विवाद में सार्वजनिक रूप से घसीटने की कोशिश की है, वो भी अपने गलत नीतियों की वजह से, मिस हैंडलिंग की वजह से। ये अपने आप में बहुत ही खतरनाक है और इसके लिए मैं शुद्ध रूप से प्रधानमंत्री और केंद्र की सरकार को जिम्मेदार मानता हूं। थैंक यू।